हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्लार्क एल हल द्वारा प्रतिपादित प्रबलन का सिद्धांत, हल रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिसको अन्य नाम गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता आकलन सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन सिद्धांत तथा उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी टेट व अन्य स्टेट टेट एग्जाम तथा बीएड एवं डीएलएड के छात्र छात्राओं हेतु अत्यंत उपयोगी है। अतः इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वे छात्र जो चैनल पर नए हैं वे सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन दिया है, उसको प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक आपके सी एल हल हैं। सी एल हल का पूरा नाम क्लार्क लेविल हल, सही सुना आपने, क्लार्क लेविल हल है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के निवासी हैं। इनका जन्म 24 मई 1884 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 मई 1952 में हुई। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और बिल्ली पर किया था। यह थांडाइक व पावलोव के सिद्धांत पे आधारित हैं। सी एल हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत 1915 में दिया। आते हैं अब इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम के ऊपर। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम कौन कौन से हैं, जैसे आपको ऊपर बता चुके हैं। परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन सिद्धांत तथा उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत के अतिरिक्त प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, ये इनके उपनाम हैं। अगर इस नाम से भी एग्जाम में पूछता है तो भी आपका आंसर क्या होगा? सी एल हल ही इनके प्रतिपादक हैं। सी एल हल ने यह सिद्धांत थांडाइक व पावलोव की पद्धति पर दिया। इन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स बिहेवियर यानी कि व्यवहार का सिद्धांत सन 1915 में प्रतिपादित किया, जिसमें इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। इसकी पुनर्व्याख्या ये 1943 में की है। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है, यानी हम कह सकते हैं सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? आवश्यकता की पूर्ति है। और हल ने आवश्यकता की पूर्ति को आवश्यकता की कमी से इंडिकेट किया है कि आवश्यकता की कमी या आवश्यकता की न्यूनता से इंडिकेट किया है। ओके, हल ने इस सिद्धांत में 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं और 133 प्रमेयों का प्रतिपादन भी किया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, ये यूपी टेट में पूछता भी है। हल ने 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं और 133 प्रमेयों का प्रतिपादन भी किया है इसी सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, आगे चलते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग आपको बता चुके हैं, बिल्ली और चूहे के ऊपर थांडाइक पद्धति पर आधारित किया है इन्होंने। हल के अनुसार जो जीव है वास्तव में एक स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली, यानी हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है। हल के अनुसार, हल का एक मानना था, हल का एक कहना था कि जो जीव है वास्तव में एक स्व संचालित समस्या समाधान प्रणाली ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है। उन्होंने पाया कि अधिकतर जीव, विशेषकर पशु पक्षी, अपनी जैविकी समस्याओं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के समाधान में लगे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। यदि उसे भोजन मिल जाता है तो उसकी तत्कालिक जैविक समस्या क्या होती है? हल हो जाती है। स्पष्ट है कि भोजन उसकी आवश्यकता को कम करेगा, न्यूनतम करेगा तथा उस जीव के लिए पुनर्बलन का भी कार्य करेगा। यानी यहाँ भोजन क्या दो कार्य कर रहा है, उसकी आवश्यकता को कम भी कर रहा है और उसके लिए क्या कर रहा है? एनफोर्समेंट का भी काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीव की वह अनुक्रिया जिससे उसे भोजन प्राप्त हुआ है सीखने में परिणत की जाएगी, सीखने में शामिल की जाएगी। यानी कि वो उस अनुक्रिया, उस रिस्पॉन्स की बात हो रही है जिससे उसे भोजन प्राप्त हुआ है, वो उसकी क्या होगा? सीखने में शामिल हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
कि पुनर्बलन का सिद्धांत या आवश्यकता को कम करेगा तो आवश्यकता की कमी का सिद्धांत, जिसको चालक न्यूनता का सिद्धांत या ड्राइव न्यूनतम का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग हैं एक ग्राफ के माध्यम से। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, प्रत्येक जीव जंतु की क्या है, कोई ना कोई एक आवश्यकता है। उस आवश्यकता के लिए क्या करेगा, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया के माध्यम से उससे उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वो अधिगम हो जाएगा, वो सीखने में शामिल हो जाएगा उसका। जैसे एक व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, ठीक है, भूखा है, वो भूख लगी है, तो उसको क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए। उस आवश्यकता को खत्म करने के लिए, आवश्यकता की कमी करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन यहाँ पे क्या करेगा, उसके लिए पुनर्बलन का भी कार्य करेगा। भोजन को प्राप्त करने में क्या करेगा प्राणी, क्रिया करेगा। और क्रिया से क्या होगा, उसकी आवश्यकता में कमी हो जाएगी, प्राणी की आवश्यकता में कमी हो जाएगी। चाहे उसकी जैसी आवश्यकता हो, जैविक आवश्यकता है, भूख है, प्यास है, उसके लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उससे क्या होगा, उसकी आवश्यकताओं में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको अधिगम में शामिल, जो इससे जिससे वो भोजन प्राप्त किया, जिसको पुनर्बलन प्राप्त हुआ, उसको वो सीखने में शामिल करेगा। वो आगे चलते हैं हम लोग इसमें। हल का जो प्रयोग था, इन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया, अब ऊपर बता चुके हैं कि हल ने अपना एक प्रयोग था वो चूहे के ऊपर किया था। चूहे और बिल्ली दोनों पे किए थे, लेकिन चूहे का एक्सपेरिमेंट का ज़्यादा फेमस था। इन्होंने एक भूल भुलैया का निर्माण किया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने क्या किया, एक भूल भुलैया का निर्माण किया। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक चूहे को रखा और इसके एक छोर पे, मतलब दो तरफ निकास था, और एक निकास पे क्या किया इन्होंने, भोजन की व्यवस्था की, और दूसरे निकास पे इन्होंने जल की व्यवस्था यानी पानी की व्यवस्था की। अगर चूहे को भूख लगेगा तो क्या होगा, उसकी आवश्यकता क्या होगी, अपने भूख को शांत करना। तो वो सूंघते हुए किधर चल जाएगा, भोजन की तरफ चल जाएगा और अपने भोजन को ग्रहण करके अपनी आवश्यकता को शांत करेगा। भोजन से क्या होगा, उसको पुनर्बलन प्राप्त होगा, जिससे उसका अधिगम होगा। अगर उसको प्यास लगेगी तो किधर जाएगा, वो पानी की तरफ चला जाएगा, और जिससे क्या होगा, उसको पुनर्बलन प्राप्त होगा। और ये सभी क्रियाएं उसके अधिगम में, सीखने में शामिल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। जैसे आपको बता चुके हैं कि हल ने क्या किया, हल का जो सिद्धांत है, इसका मुख्य तत्व क्या है, आवश्यकता की पूर्ति है। और आवश्यकता की पूर्ति को हल ने आवश्यकता की कमी या आवश्यकता की न्यूनता से इंडिकेट किया है। तो हल के अनुसार सीखना क्या है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। अगर आवश्यकता की पूर्ति होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे। जैसे ऊपर आपको दिया गया, यहाँ दिखाया गया एग्जाम्पल में कि चूहा क्या कर रहा है कि वो भूल भुलैया में ढूंढते हुए भोजन तक प्राप्त करता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई। अगली बार फिर उसको भूख लगता है तो फिर वो उसी रास्ते के माध्यम से जाता है, भोजन को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सीखना क्या होगा, आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के दौरान ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। हल ने सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यानी कि प्रत्येक प्राणी, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। सिंपल सी बात है, आप उसी कार्य को सीखेंगे जिससे आपकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि आपके पास जॉब नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने का, तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आप उसको सीखेंगे ताकि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, आप टीचर बन सकें, आप शिक्षक बन सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। यानी स्किनर ने हल के जो प्रबलन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसको क्या बताया, अधिगम का सबसे अच्छा सिद्धांत, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। और स्किनर ने ही इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा है। चालक मतलब ड्राइव, या उसको आवश्यकता कर सकते हैं, आवश्यकता की न्यूनता का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। यानी कि जो हल का चालक न्यूनता का सिद्धांत, उसको स्किनर ने कहा है कि प्रबलन के सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा। ये आप याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछे कि हल के जो प्रबलन का सिद्धांत है या हल का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, उसको चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने कहा, तो उसको चालक न्यूनता का सिद्धांत स्किनर महोदय ने कहा था। ठीक है, याद रहेगा आपको कि स्किनर महोदय ने क्या कहा कि जो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है या प्रबलन का सिद्धांत है वो चालक न्यूनता सिद्धांत है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
हल ने सकारात्मक पुनर्बलन की अपेक्षा नकारात्मक पुनर्बलन को अधिक प्रभावी माना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम बताते हैं भी आपको, इसको पहले समझ लीजिएगा। सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, की अपेक्षा नकारात्मक पुनर्बलन को अधिक प्रभावी मानते हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, तो पॉजिटिव की अपेक्षा वो निगेटिव रेनफोर्समेंट को अधिक इफेक्टिव मान रहे हैं। ऐसा क्यों? जैसे एग्जांपल लेते हैं, उनका मानना था कि एक निश्चित मात्रा में और स्टार्टिंग में ही अगर आप नकारात्मक पुनर्बलन निगेटिव रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं, निश्चित मात्रा में स्टार्ट में करते हैं, तो क्या होगा, उसको आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो लंबे समय तक बना भी रहेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का यूज करते हो तो आपको वो बार बार देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एक स्टूडेंट है आपके क्लास में, वो बहुत ही बदमाशी करता है, अपना होमवर्क करके नहीं आता है, शोर करता है समथिंग, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में ही उसे पनिश कर दिया, एक निश्चित मात्रा में उसको पनिश कर दिया, तो वो क्या होगा, अगली बार से वो अपना गृह कार्य होमवर्क भी करके आएगा, बदमाशी भी नहीं करेगा, क्लास में ज़्यादा शोर भी नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ सीख चुका रहेगा कि अगर हम फिर से करते हैं तो मुझे फिर से नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने दो प्रकार के पुनर्बलन को बताया है। एक बताया इन्होंने प्राथमिक पुनर्बलन और दूसरा बताया है इन्होंने द्वितीयक पुनर्बलन, यानी कि प्राइमरी रेनफोर्समेंट और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हल ने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। अब आते हैं पहले प्राथमिक पुनर्बलन क्या है। तो प्राथमिक पुनर्बलन से ऐसे पुनर्बलन से है जो प्रभावी भी है और हमारी आवश्यकता को तुरंत पूरा भी कर दे रहा है। ओके, प्राथमिक पुनर्बलन प्रभावी भी है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी तुरंत कर दे रहा है। जैसे एक भूखा व्यक्ति है तो उसको क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए अपनी भूख को शांत करने के लिए, और आपने क्या किया, उसको भोजन प्रदान किया या भोजन दिया उसको, तो क्या होगा, वो प्रभावी भी उसके लिए होगा और तुरंत उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक पुनर्बलन हो जाएगा। और दूसरा द्वितीयक पुनर्बलन, यानी भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन चाहिए लेकिन आपने भोजन न देकर उसको पैसे दे दिए, तो पैसा तो प्रभावी है, उससे उसकी भोजन को खरीद के खा सकता है जिससे उसकी भूख समाप्त होगी, लेकिन वो पैसे को तुरंत पैसों को नहीं खा सकता है, वो पैसे से कोई भोजन को परचेज करेगा फिर वो खाएगा। तो प्रभावी तो है लेकिन तुरंत या तत्काल उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो नहीं करता है। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए थे, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया आपको। आगे चलते हैं, आते हैं इनके शैक्षिक महत्व पे। इस सिद्धांत के, हल के प्रबलन का सिद्धांत या हल के पुनर्बलन के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या क्या है। बालकों को प्रेरित किया जा सकता है, यानी इस सिद्धांत के माध्यम से, रेनफोर्समेंट थ्योरी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बालकों को अब प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा है, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। ठीक है, जो आप कैरिकुलम का निर्माण कर रहे हो तो क्या होगा, विद्यार्थी की, स्टूडेंट की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति पर यह क्या करेगा, बल देगा। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण यानी टॉपिक के उद्देश्य को स्पष्ट करने पर भी बल देता है, यानी आप क्लासरूम में कुछ पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उसके जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट करने पर यह बल भी देता है। नेक्स्ट है, पुरस्कार व दंड की व्यवस्था व प्रेरणा में भी इसकी सहायता होती है या अपना सहायता प्रदान करता है सिद्धांत। और लास्ट है, उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके हल के प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देना है। प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक आपके CL हल हैं। पूरा नाम क्लार्क लेविल हल, निवासी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जन्म 24 मई 1884, मृत्यु 10 मई 1952। अपना प्रयोग चूहे और बिल्ली के ऊपर किया था, जो कि थांडाइक और पावलोव के सिद्धांत पे बेस्ड है, आधारित है। सिद्धांत कब दिया, 1915 में, पुनर्व्याख्या 1943 में। इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का सिद्धांत, और इसके अतिरिक्त इनकी एक पुस्तक और है जिसको ए बिहेवियर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ओके, यह सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है, आवश्यकता की पूर्ति या आवश्यकता की कमी या आवश्यकता की न्यूनता। हल ने 17 स्वयंसिद्ध मान्यताओं और 133 प्रमेयों का प्रतिपादन भी किया है। स्किनर ने इनके सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा
और इनके सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। हल के अकॉर्डिंग सकारात्मक पुनर्बलन की अपेक्षा नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो अधिक प्रभावी होगा, और इन्होंने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। इसके अतिरिक्त इन्होंने हल के अनुसार जो जीव होता है वो क्या है, वास्तव में एक ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम होता है, स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली होता है। वो अपनी जैविकी समस्याओं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समाधान में लगा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा इस वीडियो का सार। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वे छात्र जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे ई लर्निंग विद अभिषेक के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उसके लिंक मिल जाएंगे, और वीडियो के ऊपर जो आई बटन आता है, आई बटन पे भी आपको हमारे इस वीडियो के अतिरिक्त और जो अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।